नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, कोई भी खबर आती है तो खबर तो उस समय की होती है, लेकिन उसका आगड़ा पिछड़ा ढूंढना पड़ता है, तब जाके खबर हमें समझ में आती है, उसका आकलन होता है। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी की तो हार हो गई है, उस पर बहुत सारी चर्चा हो रही है। किसी को ब्लेम करे, इस हार की जिम्मेदारी कौन उठाए? राहुल गांधी उसके जिम्मेदार है या प्रियंका गांधी वड्रा उसकी जिम्मेदार है या सोनिया गांधी उसकी जिम्मेदार है या और कोई जिम्मेदार है? बातें तो बहुत बनाई जा रही है, लेकिन मैं आपको एक 10 साल पुरानी बात याद करूंगा, खबर याद करूंगा। उस वक्त आपको याद होगा 2009 के चुनाव में, लोकसभा के, यूपी में 4 पार्टियां तगड़ी थी। उसमें समाजवादी पार्टी, मायावती की बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी तो थी, लेकिन कांग्रेस भी थी। और उस वक्त कांग्रेस केंद्र में सत्ता चला रही थी, यूपीए बनकर। तो उस यूपीए के नाम कर जब चुनाव लड़ा गया था, तो कांग्रेस को मेरे ख्याल में 22 सीटें लोकसभा की मिली थी। और उसके बाद राहुल गांधी के सर पर उसका सेहरा बांधा गया और फिर से यूपी में कांग्रेस का परचम होना चाहिए, इसलिए प्रयास शुरू हो गए। तो राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का जीर्णोद्धार होगा, फिर से कांग्रेस उभरेगी, ऐसा माना गया। और राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह दोनों मिलकर कम से कम 1.5-2 साल यूपी में जोर शोर से काम करते थे। और जब 2012 का विधानसभा चुनाव हो गया, तब मोदी कहीं पिक्चर में भी नहीं थे। मोदी ला वेव वगैरह हम बोलते, वो बात शुरू भी नहीं हुई थी। उस समय की बात है। और जब चुनाव हो गए, वोटिंग हो गया और मतगणना बाकी थी, उस वक्त दिग्विजय सिंह जो यूपी के कांग्रेस प्रभारी थे और राहुल गांधी के दाहिने हाथ माने जाते थे, तब उनको एक सवाल पूछा गया कि कांग्रेस कितना सक्सेस कांग्रेस को मिल सकता है, और कांग्रेस हारी तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? तो जो जवाब 10 साल पहले दिग्विजय सिंह ने दिया था, वो आज भी कायम है। 10 साल बाद फिर से एक बार यूपी में कांग्रेस की बहुत बुरी हालत हो गई है। उस वक्त तो इतनी बुरी हालत नहीं थी, कम से कम 24 या 28 एमएलए चुनकर आए थे, आज 2 ही चुनकर आए। बहुत बुरी हालत है। लेकिन जो जवाब दिग्विजय सिंह ने दिया था, वो आज भी कायम है। दिग्विजय सिंह उस वक्त बोले थे कि अगर कांग्रेस पार्टी जीत जाती है तो उसका पूरा क्रेडिट राहुल गांधी का होगा, और अगर पार्टी हार जाती है, पार्टी मेजॉरिटी नहीं लाती और बुरी तरह से हार जाती है, तो उसका जिम्मा हम सामान्य कार्यकर्ताओं पर है। तो ये कांग्रेस की फितरत रही है, आप कहिए, ये परंपरा रही है कि जब पराजय होता है, हार होता है, तो उसका ठिकरा हमेशा सामान्य कार्यकर्ता के सर पर फूटता है या फोड़ा जाता है। और जब जीतते हैं तो जो शीर्ष नेता होते हैं, और पर्टिकुलरली जो गांधी परिवार से शीर्ष नेता होते हैं, पूरा श्रेय उनका होता है। आपको याद होगा दोस्तों, 2004 में जब वाजपेयी सरकार अपनी मेजॉरिटी खो गई, एनडीए उनकी थी, तो यूपीए बनाए हुए जो कांग्रेस थी, उनको थोड़ी सीटें ज़्यादा मिली थी, लेकिन फिर भी जो सीटें 2009 में कांग्रेस को मिली थी,
वो 146 वगैरह थी, और लगभग उतनी ही सीटें हारते वक्त केसरी, सीताराम केसरी या नरसिंह राव को मिली थी। फिर भी मीडिया में या कांग्रेस की सिस्टम ने सोनिया गांधी का इतना डंका बजाया था, ढोल नगाड़े बजाए थे कि ये लोग भूल गए कि सोनिया गांधी ने कोई बड़ा पराक्रम नहीं किया है। फिर भी क्रेडिट जो होता है वो तो सोनिया गांधी का रहेगा, क्योंकि वो गांधी परिवार से। तो ऐसी कांग्रेस आहिस्ते आहिस्ते 2014 तक इतनी बुरी स्थिति में आ गई कि मोदी की वेव आने के बाद कांग्रेस पूरी की पूरी बह गई, कुछ बचा नहीं। 10 साल से जो केंद्र में सत्ता में थी कांग्रेस पार्टी, वो 44 पर आकर रुक गई। यानी लोकसभा में अपोजिशन नेता, विरोधी दल के नेता होने के लिए, प्रतिपक्ष नेता होने के लिए जो कम से कम 54 सीटें, 55 सीटें चाहिए, उससे भी 10 सीटें कम कांग्रेस को मिल गई। लेकिन उसका ठिकरा कभी सोनिया गांधी के सर पर नहीं फोड़ा गया, ना कि राहुल गांधी के सर पर फोड़ा गया। तो हम मान लेते हैं, यानी 2014 के बाद तो कांग्रेस ये डूबती नैया है, ये सार्वजनिक तौर पर माना गया। और 2014 से लेकर 2017 तक जितने चुनाव हुए उसमें बार बार कांग्रेस बुरी तरह से हारती रही। फिर भी जो ठीकरा था, जो ब्लेम था, वो तो जिम्मा था, वो तो कार्यकर्ताओं को सर पर मारा गया। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये डूबती नैया है, ये माना जा रहा था। लेकिन ये भी आर्गुमेंट या बयानबाजी या युक्तिवाद होता रहा कि डूबी नहीं है, ये नैया डूबी नहीं है, ये डगमगा रही है, डूबती नैया है, लेकिन अभी भी डूबी नहीं है। इसलिए ये संभल सकती है, यहाँ से निकल सकती है। और अगर निकालेगा कौन, तो जो डुबा रहा है वही तो निकालेगा। तो इसको डूबने से बचाने के लिए बहुत सारे नए नए नाविक बुलाए गए। उसमें से एक नाविक था, एक नहीं 2 मान सकते हैं हम, जो 5 महीने पहले कांग्रेस में लाए गए थे। आजकल वो है कहाँ, ये सवाल अभी तक नहीं पूछा गया। 5-6 महीने पहले आपको याद होगा, टुकड़े टुकड़े गैंग जिसको बोला जाता है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के 2 लड़के जिनको टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य माना जाता है, कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी, इनको बड़ी शानो शौकत से 5-6 महीने पहले कांग्रेस पार्टी में लाया गया था। तब कन्हैया कुमार ने ही बोला था कि कांग्रेस को बचाना है, क्योंकि कांग्रेस बचेगी तो ही डेमोक्रेसी बचेगी। और इसलिए उनको पार्टी में सम्मिलित किया गया, लाया गया, शामिल किया गया। उनको हार डाले गए, उनके गले में पुष्पमालाएं डाली गई। और उस वक्त कन्हैया कुमार ने बोला था कि हम पार्टी बचाने नहीं आए, तो कांग्रेस पार्टी ही डेमोक्रेसी का प्रतीक है, तो इसलिए डेमोक्रेसी बचाने, लोग गणतंत्र बचाने हम कांग्रेस में आए हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो चुनाव हो गया और जिसमें कांग्रेस पार्टी फिर एक बार बुरी तरह से हार गई, बिल्कुल बुरी तरह से हार गई। पिछले चुनाव में जो पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ जाकर 6-7 सीटें ला सकती थी, इस बार प्रियंका गांधी ने, वड्रा ने इसका नेतृत्व संभाला था। और आज ये पार्टी 2 सीटों पर 2 MLA तक बच गई है। दोस्तों, बात इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फिर ढोल नगाड़े बजाकर इन 2 लड़कों को क्यों लाया गया था।
कहाँ थे? हमने पूरे 2-3 महीने का 2 महीने का जो चुनाव चल रहा था, उसकी दंगल चल रही थी, उसमें कहीं भी हमें कन्हैया कुमार दिखाई नहीं दिए, ना तो मीडिया में इनका नाम तक झलका। तो ये कहाँ थे? ये क्या कर रहे थे? मान लेते कि पंजाब छोटा राज्य है, उत्तराखंड छोटा राज्य है, गोवा मणिपुर छोटे राज्य है, लेकिन यूपी, उत्तर प्रदेश, जहाँ से देश की सत्ता का रास्ता हाईवे निकलता है, यूपी की लोकसभा की 80 सीटें जो ज़्यादा से ज़्यादा जीतेगा, उसके लिए ही देश की सत्ता का रास्ता खुल जाता है, ऐसा माना जाता है, ऐसा ही कहा जाता है। पूरी मीडिया में यही बात चलती है। इसीलिए तो यूपी के चुनाव को हमेशा अगले जनरल इलेक्शन यानी लोकसभा चुनाव के पहले का सेमीफाइनल माना जाता। तो ये चुनाव चल रहा था, तब ये 2 बड़े लड़ाकू लड़के कहाँ थे? कहाँ गायब हुए थे? ये तो डूबती नैया को बचाने आए थे और बोल रहे थे डूबी तो नहीं है, डगमगा रही है और इसको संभालेंगे। तो ये संभालने के लिए क्या कर रहे थे, ये कहीं बताया नहीं गया। और आज कांग्रेस की इतनी बुरी हालत होने के बाद पार्टी की कार्यकारिणी बैठकर तय कर रही है कि इसका ठिकरा किसके सर पर फोड़ा जाए, तो उसका जवाब नहीं मिल रहा है। लेकिन इस वक्त ये जो बड़े कोई रोम्बो वगैरह हम कह सकते हैं, राम्बो क्या बोलते हैं ना उसको, जो अकेला जाकर बड़ी बड़ी सेना से लड़ता है, तो वो राम्बो जो है बनाकर जिस कन्हैया कुमार को लाया गया था, जिग्नेश मेवानी को लाया गया था, वो है कहाँ? वो किस फ्रंट पर लड़ रहे थे यूपी में? और जो कांग्रेस की नैया डूब रही थी उसको वो लोग क्यों बचा नहीं पाए? प्रियंका गांधी वड्रा, इनको साथ लेकर यूपी में कुछ करने के लिए क्यों नहीं निकली थी? ये 2 लड़के पार्टी में लाए गए और उसके बाद प्रियंका वड्रा ने एक नई स्लोगन दी, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। अगर लड़की हूँ लड़ सकती हूँ तो शैलजा रशीद नाम की कोई इसी टुकड़े गैंग के उसको लाना था, लेकिन उसको तो नहीं लाया गया। लाए तो लड़के और बाद में कहा गया कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। शायद इसी कारण से प्रियंका ने इन दोनों लड़कों को पूरी लड़ाई से बाहर रखा होगा, पूरी लड़ाई से बाहर रखा। और ये तो पुरानी आदत है, आपको मालूम होगा, कांग्रेस और गांधी परिवार की ये आदत है, ये किसी को आगे कर देते हैं और उसका साथ छोड़ देते हैं, वो बाढ़ में डूब जाए वहाँ तक छोड़ देते। आपको याद होगा 2017 का जो विधानसभा चुनाव था यूपी का, उसमें उन्होंने प्रशांत किशोर की मदद ली थी और प्रशांत किशोर ने बोला था या तो राहुल या प्रियंका मुख्यमंत्री पद का चेहरा बने, अगर वो नहीं है तो कम से कम किसी ब्राह्मण चेहरे को आगे करे। तो बेचारी रीटा बहुगुणा समझ बैठी थी कि यूपी के कांग्रेस का मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाकर उनको पेश किया जाएगा। जब वो हुआ नहीं तो वो गुस्से में बीजेपी में निकल गई, क्योंकि अचानक 15 साल जो अचानक राहुल और प्रियंका को लगा कि भाई जो चेहरा दिल्ली में 15 साल से मुख्यमंत्री बना रहा, क्यों ना उसको लाया जाए। और शीला दीक्षित को यूपी विधानसभा के चुनाव में मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाकर लाया गया, याद है ना 2017 आपको। लेकिन बात ये हुई कि ये चलते चलते आगे अचानक ये हो गया कि भाई इन्हें अकेले तो लड़ नहीं सकते, तो इसलिए समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे। और इसलिए लास्ट मोमेंट में यानी चुनाव के पहले उम्मीदवार डिक्लेयर होने लगे हर पार्टियों से, तब जाके समाजवादी पार्टी से हाथ मिलाया गया और भूल गए शीला दीक्षित कौन है। मुझे याद है मैंने पढ़ा था, शीला दीक्षित ने किसी पेपर को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि मैं उम्मीदवार नहीं हूँ, ये भी मुझे नहीं बताया गया, मुझे दिल्ली से लाया गया, यूपी में छोड़ दिया गया और मैं
इंतज़ार करती रही कि भाई मुझे आगे क्या करना है, लेकिन मुझे ये तक नहीं बताया गया कि आपका नाम काट दिया है, ना कि कांग्रेस पार्टी किसी चेहरे को पेश करेगी, ना तो आपका चेहरा पेश करेगी। तो बेचारी शीला दीक्षित हैरान हो गई कि मुझे लाया क्यों गया और मुझे ना तक नहीं कहा। तो ये कांग्रेस का तरीका होता है कि चने के झाड़ पर चढ़ाया जाता है और फिर छोड़ दिया जाता है। तो शायद मेरा ख्याल है कि ये दो लड़के थे, बड़े लड़ाकू लड़के थे, टुकड़े टुकड़े गैंग के, कन्हैया और जिग्नेश। उनको लाया तो गया, लेकिन जब लड़ने का समय आ गया तब तक कांग्रेस की पॉलिसी चेंज हो गई थी और तय किया गया था लड़के नहीं लड़ सकते। यानी पॉलिसी ये हो गई थी लड़की हूँ लड़ सकती हो, लड़का नहीं लड़ सकता। तो बेचारों को किसी कमरे में बंद करके रखा गया हो। इसलिए हमें पिछले 2-3 महीने में जो चुनाव की दंगल चल रही थी वह कन्हैया दिखाई तक नहीं गया। और अब मुझे लगता है कि नैया तो डूब गई है। एटलीस्ट उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की नैया डूब गई है और कन्हैया कहाँ छुपा बैठा है इसका किसे पता नहीं। कम से कम ये आपको याद दिला दूँ, इसके लिए वीडियो बनाया। आपको अगर ये पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।